गरीब माँ बेटियों के जादुई बैंगन। सरला एक विधवा औरत थी और खेती बाड़ी करके वो अपनी दोनों बेटियों का खर्चा चला रही थी। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि कुछ समय से वो खेती बाड़ी भी सही से नहीं कर पा रही थी, जिसके चलते वो अपने गांव के मुखिया के पास जाती है। देखिए मुखिया जी, दरअसल बात यह है कि मेरी दोनों बेटियां स्कूल जाती हैं और मैं उनकी फीस नहीं भर पा रही हूँ। उन्हें पढ़ाना मेरा सबसे पहला मकसद है। अगर मैं खेती बाड़ी नहीं करूँगी तो उनकी पढ़ाई के लिए पैसा कैसे आएगा? मुझे तुमसे कुछ पैसे उधार चाहिए। देखो सरला बहन, पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन पूरे 10% के हिसाब से दूंगा। अगर तुम मंजूर हो तो ले जा सकती हो। क्या कहा? 10% के हिसाब से पैसा दोगे? अरे क्यों मुझ जैसे गरीब पर इतना अत्याचार कर रहे हो मुखिया जी? ज्यादा से ज्यादा 5% पर दे देते। नहीं नहीं, मैं हर किसी को 10 का ही देता हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो ले जाओ, वरना मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, जा सकती हो। बेचारी सरला बहुत ज्यादा मजबूर होती है और उसे अपनी दोनों बेटियों की पढ़ाई दिखती है, जिसके चलते वो 10% के हिसाब से भी पैसा ले लेती है। और पैसे लेने के बाद वो कुछ पैसा अपनी दोनों बेटियों के स्कूल में भर देती है, तो कुछ पैसा वो खेती बाड़ी में लगा देती है। अगर ये बैंगन की खेती सही से नहीं हुई तो मेरी सारी मेहनत खराब हो जाएगी और मैं अपनी बेटियों की आगे की पढ़ाई भी सही से नहीं करवा पाऊंगी। माँ कहाँ हो आप? जल्दी से यहाँ पर आओ। निधि के कहने पर सरला निधि के पास आती है। माँ, हमें एक बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट करना है, उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। हाँ माँ, अगर हमने प्रोजेक्ट नहीं किया तो हमें फेल कर देंगे हमारे टीचर जी। सरला के पास बचे कुचे जो भी पैसे होते हैं वो भी वो अपनी बेटियों को दे देती है। ये लो निधि, जाओ तुम अपनी पढ़ाई में कोई कमी मत छोड़ना, अच्छे से पढ़ो बेटा। निधि अपनी बहन नंदिनी को लेकर सामान लेने चली जाती है, जिसके बाद वो दोनों बहनें एक ही प्रोजेक्ट पर अच्छे से काम करती हैं और स्कूल में सबमिट करवाने ले आती हैं। लेकिन स्कूल के टीचर उनका प्रोजेक्ट देखकर उनसे कहते हैं, ये क्या बनाया है तुमने? तुम्हें कहा था ना प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, तभी तुम्हें आगे के लिए मार्क्स मिल पाएंगे। लेकिन तुमने तो ये प्रोजेक्ट पूरे ही खराब कर दिया है। इसमें तुम्हें पूरे 0 मार्क्स मिलेंगे। टीचर जी, आप हमारी कंडीशन समझिए। आप जानते हैं हमारी माँ कितनी गरीब है। जितने उनके पास पैसे थे हमने उतने में ही प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की। अगर तुम गरीब हो तो इसमें मैंने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है। जाओ और चली जाओ यहाँ से। मुझसे मार्क्स जोड़ने की उम्मीद भी मत करना। निधि और नंदिनी क्लास में सबसे पीछे जाकर बैठ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों रोने लगती हैं। रोते हुए जब वो अपने घर वापस लौटती हैं तो उसी समय बेचारी सरला खेती बाड़ी करके घर लौटती है। क्या हुआ मेरी प्यारी बच्चियों, तुम रो क्यों रही हो? ये सब आपकी ही वजह से हुआ है। आप सही से जब कमा नहीं सकती तो हमें इतने बड़े स्कूल में डाला ही क्यों था? हाँ माँ, आज हमारे टीचर ने हमारा प्रोजेक्ट भी सबके सामने फेल कर दिया। अब हमारे आगे बढ़ने की कोई चांस नहीं। वो हमें कम पैसों में प्रोजेक्ट बनाने की वजह से फेल भी कर सकते हैं। ऐसा कहकर निधि और नंदिनी वहां से चली जाती हैं, जिसके बाद बेचारी सरला को बहुत दुख होता है और वो अपने मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? जब से आनंद जी हमें छोड़कर गए हैं सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है। मैं अपनी दोनों बेटियों की परवरिश भी सही से नहीं कर पा रही हूँ। सरला सूखी रोटी के साथ सूखे प्याज खाकर वापस खेती बाड़ी करने चली जाती है। जैसे ही वो अपने खेतों में पहुंचती है, वहां उसके बैंगन उग चुके थे, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है। ये क्या? मैं तो अभी सिर्फ बीज डाल कर गई थी, फिर बीज डालते ही बैंगन कैसे उगाए? अभी तो इन्हें पूरा 1 माह लगने वाला था, लेकिन देखो तो सही। सरला बैंगन तोड़कर देखती है, वो पूरी तरह पक चुके थे। जिसके बाद सरला बैंगन तोड़कर उन्हें अपने साथ घर ले आती है। मेरी प्यारी बेटियों, जरा यहाँ पर आओ। कहीं मैं ही सपना तो नहीं देख रही हूँ? ये देखो, आज ही मैंने अपने खेतों में बीज बोए थे, लेकिन अचानक से बीज होते ही उनमें से बैंगन कैसे उगाए? मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। ये तो किसी जादू से कम नहीं है। हाँ माँ, आखिर ऐसा हमारे खेतों में है क्या? चलो एक बार जाकर देखते हैं। सरला अपनी दोनों बेटियों के साथ वापस अपने खेतों में लौट कर आती है, जहां वो खेतों के बीचों बीच खड़ी होकर हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? मुझे इस चमत्कार के बारे में जानना है। एक दिन में खेती कैसे हो सकती है? खेती के अंदर जो भी जादुई चीज है वो मेरे सामने प्रकट हो। सरला के इतना कहते ही खेती के अंदर से एक देवी माँ निकलकर प्रकट होती हैं और सरला से कहती हैं, ये जादू मेरी वजह से हुआ है। ये खेत कोई मामूली खेत नहीं बल्कि जादुई खेत है। इस पर तुम जो भी उगाओगी वो भी जादुई बन जाएगा।
जैसे कि अब ये बैंगन कोई मामूली बैंगन नहीं बल्कि जादुई बैंगन है। तुमने यहाँ आकर बहुत प्यार और प्रेम और लगन और मेहनत के साथ खेती की है, जो कि मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने तुम्हें ये फल दिया है। देवी माँ, आपने मुझ जैसी गरीब पर इतना रहम किया, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। सरला के इतना कहने के बाद सरला और उसकी दोनों बेटियां खेती के अंदर के सारे बैंगनों को तोड़ लेती हैं, जिसके बाद वो घर ले आती हैं और अगले दिन बाजार में जाकर वो तीनों उन बैंगनों को बेच देती हैं, जिसके चलते उन्हें अच्छी खासी कीमत भी मिलती है। ये तो बहुत सारे पैसे हैं। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि एक दिन में हम इतने सारे पैसे भी कमा पाएंगे। हाँ माँ, निधि बिल्कुल सही कहती है। और माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। आज हमने जो भी आपसे कहा उसके लिए हम दोनों बहनें क्षमा मांगते हैं। हमें आपसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मेरी बेटियों, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो होता ही रहता है, माँ बेटियों की नोकझोंक चलती रहती है। मेरी बात सुनो, तुम्हें बहुत पढ़ना है और अच्छे मुकाम पर पहुंचना है, इसलिए तुम दोनों बहनें पढ़ाई करो और मैं काम करूंगी। नहीं माँ, हम दोनों बहनें पढ़ाई के साथ साथ आपकी मदद भी करवाएंगे। आप अकेले हमारे लिए इतनी मेहनत नहीं करोगी। सरला की अब दोनों बेटियां बहुत समझदार हो चुकी थी। वो उसके साथ काम भी करवाती हैं और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करती हैं। सरला अपनी दोनों बेटियों के साथ जादुई बैंगन की खेती से जादुई बैंगन तोड़ती हैं। उस जादुई बैंगन की खेती की एक खासियत ये भी थी कि चाहे जितने भी बैंगन तोड़ लो, अगले दिन उतने ही बैंगन अपने आप उगाते हैं। चलो अब इन्हें बेच देते हैं। सरला अपनी दोनों बेटियों के साथ सारे बैंगन बाजार में बेच देती है। देखते ही देखते वो अपने ऊपर से मुखिया का 10% का पैसा भी बहुत जल्दी उतार लेती है। धीरे धीरे उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। निधि और नंदिनी दोनों ही इस बार अपना सबसे अच्छा प्रोजेक्ट बनाकर स्कूल में अपनी टीचर को देने जाते हैं, जिसे देखकर टीचर की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे, इतना अच्छा प्रोजेक्ट मैंने पूरी जिंदगी में किसी भी बच्चे का नहीं देखा जितना तुमने अच्छा बनाया है। टीचर जी, ये तो आपकी ही वजह से हुआ है, क्योंकि आप जैसे टीचर हम जैसे गरीब लोगों को बहुत जलील करते हैं, और हम जब जलील होते हैं तो कुछ ना कुछ जिंदगी में नया करते हैं। हाँ टीचर साहब, अगर फिर कभी किसी से कोई प्रोजेक्ट बनवाओगे तो उसकी मेहनत और लगन देखना, ना कि ये देखना कि उसने कितना पैसा लगाया और कितने पैसे में उसने अपना प्रोजेक्ट खत्म किया, क्योंकि पैसों का मूल्य नहीं होता, मूल्य तो इंसान की मेहनत का होता है। नंदिनी और निधि की बातों से स्कूल के टीचर को भी अपनी गलती का एहसास होता है। उस दिन के बाद से वो भी स्कूल के बच्चों पर अत्याचार करना बंद कर देता है, जिसके बाद नंदिनी और निधि अपनी पढ़ाई पूरी करके अच्छी खासी नौकरियां शुरू कर देती है। वहीं सरला जादुई बैंगन की मदद से बहुत सारे गरीब लोगों की भी मदद करती है और अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। संतोष और नरेंद्र अपने बेटे गौरव की शादी उर्मिला नाम की एक सुशील कन्या से करा देते हैं, जो कि मासूम के साथ काम करने में सर्वगुण संपन्न थी। शादी की पहली रसोई की रस्म जब वो करती है तो सास ससुर उसके हाथ का खाना खाकर तारीफ करते हुए शगुन देते हैं। हाँ बहू, ये ले हम दोनों की तरफ से शगुन। गौरव बेटा, तूने बहू को कोई शगुन नहीं दिया? गौरव जी, आप तो खाइए। आपको क्या लगता है मेरी जबरदस्ती शादी करा दोगे तो मैं सारे रीति रिवाज मानूंगा? बिल्कुल नहीं। और तुम तो मुझसे दूर रहो, मुझे तुम्हारे साथ का कुछ भी नहीं खाना। बेटा, कैसी बातें कर रहा है? बहू से तेरी शादी हो चुकी है, तुझे उसे अपनी पत्नी के स्वरूप में अपनाना ही होगा। मैं मेघा से प्यार करता हूँ और वही मेरी पत्नी बनेगी, और उसे शादी करके तो मैं इसी घर में लेकर आऊंगा, देखते रहना आप। गौरव, आप क्या कह रहे हैं ये? आप किसी और से प्यार करते हैं? मुझसे जबरदस्ती शादी हुई है आपकी? हाँ, ये सच है, और तुम इसे जितना जल्दी स्वीकार कर लोगे तुम्हारे लिए इतना ही अच्छा होगा। ऐसा कहकर गौरव गुस्से में घर से चला जाता है। फिर कैफे में अपनी प्रेमिका मेघा से मिलने जाता है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। मेघा, मैं तुम्हारे बिना और नहीं रह सकता, हम दोनों को जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। मैं भी गौरव तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। और तुम्हारी वाइफ का क्या होगा फिर? मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं तुमसे शादी करके घर ले जाऊंगा, भले ही उसे सौतन की तरह रहना पड़े। इस तरह कुछ दिन गौरव और मेघा एक दूसरे से छुप छुप कर मिलते हैं। वहीं गौरव घर के अंदर सबसे कटा कटा सा रहता है और सबसे ज्यादा बुरा बर्ताव वो उर्मिला के साथ करता है। यदि उर्मिला उसे चाय भी देती थी तो वो चाय का कप फेंक दिया करता था।
लेकिन उर्मिला उसकी सारी नफरत झेलकर उसके घर का, माता पिता का, सबका ख्याल बखूबी रख रही थी। अगले दिन वो मेघा के साथ शादी करके घर लौटता है। दरवाजे पर दोनों को शादी के जोड़े में देखकर उर्मिला की आंखों से आंसू टप टप बहने लगते हैं। देखा माँ जी, मेरी सौतन आ गई। अगर ऐसा ही था तो आपने शादी क्यों कराई? आपकी वजह से तीन जिंदगी बर्बाद हो गई। बहू, मैंने सोचा था तुझसे शादी करने के बाद ही ये उस लड़की को अपनी पत्नी बनाने का ख्याल छोड़ देगा, पर ये मेघा को घर में बहू बनाकर ले आया। अब हमारे पास मेघा को अपनाने के अलावा कोई चारा नहीं है। मेरा कोई स्वागत करेगा या मैं यूं ही दरवाजे पर खड़ी रहूं? आखिर मेरे पैरों में भी दर्द होता है। अरे माँ जी, जरा गृह प्रवेश तो कीजिए। माँ प्लीज कर दीजिए। ये कहकर मन मार के संतोष को घमंडी नई सौतन बहू का गृह प्रवेश कराना ही पड़ता है। चलो, गृह प्रवेश तो हो गया, अब मुझे हमारे रूम में भी लेकर चलो। हाँ हाँ चलो, इस तरफ है। उर्मिला, जरा अपना सामान उस कमरे से निकाल लो, क्योंकि अब तुम्हारे वहाँ कोई जगह नहीं है। वो जगह मेरी मेघा की है। ओह कम ऑन, फास्ट प्लीज, अपना जल्दी से सामान निकालो, मुझे रिलैक्स करना है। जा रही हूँ मैं अपना सामान निकाल कर। वैसे भी जब गौरव आपके दिल में ही जगह नहीं है मेरी, तो आपके कमरे में भी क्यों रहूं मैं? ताना देकर उर्मिला उस कमरे से अपना सामान लेकर गेस्ट रूम में आ जाती है और वहाँ रहती है। ये सब देखकर बूढ़े सास ससुर का दिल परेशान हो जाता है, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि उस वक्त गौरव और सौतन की जो चल रही थी। अगले ही दिन वो इतराते हुए ब्रेकफास्ट करने टेबल पर आती है और कहती है, डार्लिंग, मुझे तो स्पेगेटी और ऑरेंज जूस चाहिए अभी, और तुम जो भी खाओगे वो इस महारानी को बता दो, हमारे लिए बना देगी। सुनो, तुम्हारा क्या नाम था? और मीला, चीला? अरे उर्मिला नाम है उसका। उर्मिला, तुमने सुन लिया ना, मेघा को क्या चाहिए, तुम वो सब बना दो। और हाँ, आपसे तुम सारा खाना बनाओगी। वैसे भी ये सब काम करने की आदत नहीं है मुझे, और ना ही आता है, तो घर का सारा काम तुम करोगी एज अ नौकरानी। क्यों हम तुम्हें खामखा बाहर निकालें और बाहर का खाना खाएं या किसी नौकरानी के हाथ का खाना खाएं? तुम हो ना। ए लड़की, ये तुम कैसे बात कर रही हो? गौरव, तू इसे कुछ कहता क्यों नहीं है? मेरी बहू को नौकरानी कहने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? मुझे नहीं लगता मेघा ने कुछ गलत कहा है, वो सही कह रही है। अगर हम इसे घर से निकाल देते तो, और वैसे भी घर में रहकर घर के काम कर लेगी तो क्या ही हो जाएगा इसका। कोई बात नहीं माँ जी, मैं इस घर के सारे काम कर लूंगी, चाहे ऐसे ही करना पड़े। कम से कम आपके पास तो रहूंगी मैं माँ जी। ऐसा कहकर रोते हुए उर्मिला रसोई में चली जाती है और उन दोनों का मनपसंद खाना बनाकर सबको खिलाती है। उसके बाद दोनों सोफे पर बैठकर जब टीवी देख रहे थे तो मेघा गौरव को कहती है, सुनो गौरव, जरा मेरे पैर पर नेल पेंट लगा दो, क्योंकि मेरे हाथों पर नेल पेंट लगी हुई है। अगर मैंने लगाया तो मेरे हाथों की नेल पेंट खराब हो जाएगी। और सुनो, मेरे लिए एक रोमांटिक सा गाना भी गाओ ना। तभी गौरव उसके नेल पेंट लगाकर गाना गाने लगता है। अरे ओके ओके, अभी लगा देता हूँ डार्लिंग। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी, ला 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 ला, आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। वाह गौरव, तुम तो बहुत मस्त हो। ये नजारा उर्मिला और दोनों जने देख रहे होते हैं। अरे देखो तो, संतोष हमारा बेटा कैसे उसकी गुलामी कर रहा है। कभी उसने तुम्हारे पैर नहीं दबाए, लेकिन उसके वो नेल पेंट लगा रहा है। शर्म आती है कि मेरा बेटा है ये। उसकी अकल पर मेघा ने प्यार की पट्टी बांध रखी है। वो हमारे बेटे का सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। माँ जी, अगर वो उनके साथ खुश हैं, तो उन्हें खुश रहने दीजिए। वक्त गुजरता है। घमंडी मेघा एक एक करके घर के सभी लोगों को धमकी देकर उनसे घर का काम करवाती है। उर्मिला को उसने बहुत पहले ही नौकरानी बना दिया था। वहीं सास ससुर भी कभी उसके पैर दबाते थे तो कभी घर के शीशे पंखे साफ करते थे। देखा जाए तो वो सबके साथ अत्याचार कर रही थी और गौरव को भी उसने अपनी मुट्ठी में कर रखा था। गौरव भी प्यार में अंधा होकर उसकी हर बात मान रहा था। ऐसे ही एक बार सोफे पर मेघा उसकी गोद में सिर रखकर सिगरेट पी रही थी और गौरव नशे की धूप में था और तीनों जने काम कर रहे थे। तभी जानबूझकर मेघा जूस का गिलास फेंक देती है और कहती है, ओहो, ये जूस का ग्लास तो मुझसे गिर गया।
उर्मिला, जरा इसे साफ कर दो वरना मेरे हाथों में चुभ जाएगा। अरे दोनों पीछे क्यों हो? माँ जी, पापा जी, आप भी कीजिए, चलिए चलो आप दोनों अब नाच कर दिखाओ। मेघा, तुम अपनी हद पार कर रही हो। भूल गई हो बड़ों से कैसे बात करते हैं। ओह जस्ट शट अप बुड्ढे, डोंट यू डेयर। तुम्हारा बेटा मेरी मुट्ठी में है। उसे पाने का जुनून था मुझे और आखिरकार मैंने उसे हासिल कर ही लिया। इसका मतलब तुम उनसे प्यार नहीं करती, सिर्फ तुम उनको पाना चाहती थी। जो तुमने किया वो बहुत गलत किया और सौतन बनकर मेरा घर बर्बाद भी किया। जब वो होश में आएंगे ना तो मैं उन्हें तुम्हारी पूरी सच्चाई जरूर बताऊंगी। अच्छा है, कोशिश करके देख लो। वो तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। बता भी दोगी तो क्या होगा? एक बार जरा दोबारा कहना, क्या कहने की कोशिश कर रही हो तुम? ऐसा कहकर उर्मिला फोन से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती है। यही कि मैं गौरव से प्यार नहीं करती, उसे पाने का जुनून था जो मैंने पा लिया। अब वो मेरे किसी काम का नहीं है, बस मैं तुम्हें उससे छीनना चाहती हूँ। अपनी तरफ उसका अटेंशन पाना चाहती थी मैं। बहू, इसके मुंह मत लग। इसने तो हमारे घर को अय्याशी का अड्डा बना लिया है। देख तो कैसे धुएं उड़ा रही है। चल यहाँ से बहू। तभी उर्मिला कांच साफ करके अपने सास ससुर के साथ अंदर चली जाती है। वहीं अगले दिन उर्मिला और उसके माता पिता बंद कमरे में उससे कहते हैं, बेटा, तुझे उस पर बहुत यकीन था ना, लेकिन वो लड़की तेरे लायक बिल्कुल नहीं है। चल जरा देख उसकी सच्चाई। तभी उर्मिला वो रिकॉर्डिंग गौरव को सुना देती है, जिसे सुनकर गौरव को गुस्सा आता है और वो सीधा मेघा के पास जाकर उसे तमाचा जड़ देता है। गौरव, हाउ डेयर यू स्लैप मी? भूल गए हो तुम अपनी औकात क्या? हाँ, भूल गया था। पता नहीं क्यों मैंने अपने माँ बाप और अपनी पत्नी को नहीं सुनी। सच में सौतन हमेशा घर ही तोड़ती है और आज मैंने देख भी लिया। तुम मुझसे प्यार नहीं करती? हाँ, अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता। चुपचाप मेरी जिंदगी से निकल जाओ वरना पुलिस को बुला लूंगा। यहाँ तक कि तुमने मेरे माता पिता को भी टॉर्चर किया है। ऐसा केस ठोकूंगा कि जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आओगी। तुम इस लड़की का विश्वास मत करो, ये झूठी है। तुम्हारी सच्चाई मैंने रिकॉर्डिंग में सुन ली है। अब जाओ वरना दूसरे गाल पर भी तमाचा मारूंगा। उर्मिला, मुझे माफ कर देना। मैंने तुमसे बहुत बदतमीजी की, पर तुमने मेरे माँ बाप का ख्याल रखा। कोई बात नहीं जी। ऐसा कहकर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर उर्मिला उसका सामान और उस सौतन को अपने घर से धक्के मारकर निकाल देती है, जिसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।